Good morning, dear student. Today we are going to start ethers. Ethers क्या होते हैं? When oxygen between two alkyl group are known as ether. Ether को हम classify करते हैं simply as symmetrical और unsymmetrical. If both the alkyl group are same, then ether is known as symmetrical. जैसे इसका एग्जाम्पल आपके पास है डाई इथाइल ईथर. दोनों साइड इथाइल ग्रुप है, दोनों साइड मिथाइल हो, दोनों साइड प्रोपाइल हो, दोनों साइड अगर सेम ग्रुप हो देन इट इज नोन एज सिमेट्रिकल ईथर. अगर दोनों साइड अलग अलग टाइप के होते हैं तो उसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर. जैसे एक साइड आपको मिथाइल और एक साइड आपको दिखाई दे रहा है इथाइल. ठीक है, इसी तरीके से दूसरे में एक साइड है इथाइल और दूसरी साइड है फिनाइल, तो इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स. ठीक, अब इसके आगे हम इसमें पढ़ेंगे ईथर का नोमेनक्लेचर. सो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईथर का कॉमन नेम. कॉमन नेम जनरली ईथर इज रिटन एज इथाइल मिथाइल ईथर, मींस एल्काइल ईथर. जैसे यहाँ पे देखा है आप, एक मिथाइल ग्रुप है एक इथाइल ग्रुप है, सो नेम्ड एज इथाइल मिथाइल ईथर. दोनों इथाइल होंगे तो डाई इथाइल ईथर. when we have to learn about IUPAC के लिए हम क्या लिखेंगे? IUPAC के लिए हम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन. और एल्कोक्सी में इस ईथर में जिस साइड भी कार्बन एटम कम होंगे ऑक्सीजन उसी के साथ आ जाएगा. जैसे यहाँ पे देखिए मिथॉक्सी मीथेन, दोनों साइड कार्बन एटम सेम है तो इथॉक्सी इथेन. अब थर्ड पे आप देखिए, एक साइड है 1 कार्बन, दूसरी साइड है 3 कार्बन, तो जिस साइड ऑक्सीजन कम कार्बन कम होंगे ऑक्सीजन उसी के साथ अटैच हो जाएगा. तो नेम क्या लिखा? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन. ठीक है, ऑक्सी ग्रुप हमेशा उसके साथ अटैच होता है जहां कार्बन कम होते हैं. जैसे नीचे वाला है OCH3, एक तरफ C6 है तो मिथॉक्सी बेंजीन. ठीक है, तो इस तरीके से हम IUPAC नेम लिखेंगे ईथर का. कॉमन नेम भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम है एनिसोल. अभी इसके आगे हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, इससे आगे हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर. ईथर को जनरली हम 2 तरीके से प्रिपेयर करते हैं. पहली प्रिपरेशन है इसकी बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ा कि जब हम अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं एट 443 केल्विन पे, तो 443 केल्विन पे बनता है एल्कीन. बट अगर हम उसका टेम्परेचर 413 केल्विन रखते हैं देन वो ईथर विल बी द मेन प्रोडक्ट. ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है CH3 CH2OH. अगर 443 केल्विन पे करेंगे तो बनेगा एल्कीन, और अगर 413 केल्विन पे आप इसको करते हैं तो ये बनता है ईथर. और एग्जाम में आपको इसकी मैकेनिज्म भी पूछी जाती है क्योंकि दोनों ही मैकेनिज्म आपके कोर्स में है और 2 मार्क्स में मैकेनिज्म पूछी जाती है. ये जो मैकेनिज्म है ईथर के प्रिपरेशन की, ये SN2 मैकेनिज्म है और बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो की जाती है जिस तरीके से हमने एल्कीन वाला केस पढ़ा था. फर्स्ट स्टेप है H+ ऐड होगा, दैट इज नोन एज प्रोटोनेशन. H+ ऐड हो गया तो OH2 बन गया. सेकेंड स्टेप में एक तो ये आपका अल्कोहल जो ऑलरेडी न्यूक्लियोफिलिक है ऑक्सीजन, और दूसरा ये जो अभी पॉजिटिव बन गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं. दोनों एक दूसरे पे अटैक करेंगे. एक में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, एक में ऑक्सीजन पे लोन पेयर, तो दोनों एक दूसरे पे अटैक करेंगे. तो ये बनेगा आपका CH3 CH2O और ये ईथर बन गया. फिर इसके बाद होता है डीप्रोटोनेशन, H+ निकल जाएगा, देन इट विल फॉर्म ईथर. ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पूछी जाती है एग्जाम में. ठीक है, दूसरी इसकी प्रिपरेशन है विलियमसन सिंथेसिस, दैट इज नेमिंग रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. अल्कोहल में पूछी जाती है, अल्काइल हैलाइड में पूछी जाती है, ईथर में भी पूछी जाती है. तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप करेंगे. पहले इस रिएक्शन को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसकी लिमिटेशंस हम पढ़ेंगे. अल्काइल हैलाइड, एनी अल्काइल हैलाइड एंड प्लस RONA
ये है अल्कोहल का सोडियम डेरिवेटिव, यानी कि H को हटा के जब Na आ गया तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं RO R डैश। R और R सेम भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये अल्कोहल टर्शरी लिया है और हैलाइड हमने प्राइमरी लिया है। ठीक है, जब हम अल्कोहल टर्शरी लेंगे तो ये रिएक्शन होगी, CH3 इसके साथ सीधे अटैच हो गया, NaBr निकल गया। लेकिन अगर हम ये हैलाइड टर्शरी लेते हैं तो ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं होती है, बिकॉज टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए एल्कीन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। ध्यान रखने की बात है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड यहाँ पे टर्शरी ले लें या फिर हम एराइल हैलाइड यहाँ पे ले लें तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, ईथर नहीं बनता है, उसकी जगह एल्कीन या दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, फिर इसके आगे अब आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ईथर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जनरली ईथर जो है वो पोलर है, लेकिन ईथर का नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जनरली ज़्यादा नहीं होता और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा नहीं होता। अल्कोहल के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। ईथर जो है वो जनरली बहुत कम रिएक्टिव होते हैं इस पूरे जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में, बिकॉज जो CO बॉन्ड है वो जनरली ब्रेक नहीं होता है क्योंकि दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इजीली ब्रेक नहीं होता। बट अगर इसकी हम रिएक्शन करते हैं HX के साथ, HX मतलब HCl HBr के साथ, तो ये फॉर्म करता है अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। ठीक, लेकिन ये जनरल केस। इसी तरीके से एराइड अल्काइल हैलाइड, इस केस में भी अगर हम इस HX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन, ये जो है ऑक्सीजन तो बेंजीन रिंग के साथ टाइटली अटैच्ड है, ये तो ब्रेक होगा नहीं, R वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और फिनॉल बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन आपको पूछी जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे अल्कोक्सी ग्रुप है OR OCH3, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मीन्स इसमें जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्लोरीनेशन या फिर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, जो भी होगा वो सब कौन सी पोजीशन पे होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये यहाँ पे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं अल्काइल हैलाइड के, आप यहाँ R की जगह CH3 भी लिख सकते हैं। ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोजिनेशन की। सिंपल हेलोजिनेशन होता है ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी लुईस एसिड की प्रेजेंट में हम इसको कह सकते हैं। Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड पैरा एंड ऑर्थो प्रोडक्ट मिलते हैं। पैरा प्रोडक्ट मेजर है, ऑर्थो माइनर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इसलिए हमें दोनों ही बनाने होते हैं। 60 एंड 40% का रेशियो होता है दोनों में। और ये नाम ध्यान रखिएगा, बेंजीन के ऊपर OCH3 है तो ये एनिसोल कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट आती है आपकी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको पता है कि या तो एल्काइलेशन होता है या फिर एसाइलेशन। तो पहले हम एल्काइलेशन की बात करते हैं। RX के साथ CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3 CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। जब एसाइलेशन करते हैं तो CH3COCl के साथ रिएक्शन की जाती है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एसाइल ग्रुप यानी कि COCH3 ग्रुप जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, ये आपका एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। अब इसमें लास्ट आपकी जो रिएक्शन है वो नाइट्रेशन है। एनिसोल जनरली जो है वो
जब इसका नाइट्रेशन करते हैं वही आपका प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। ठीक, इसमें एक रिएक्शन आपकी और आती है जो है HI के साथ। जब HI के साथ HX वाली एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी, अभी हम पढ़ रहे थे HI के साथ रिएक्शन, ये जो HX वाली रिएक्शन है ये आपकी HI के साथ पूछी जाती है बहुत बार कि अगर HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि बॉन्ड हमेशा O और R के बीच में ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो टाइटली बाउंड होता है बेंजीन रिंग के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला चैप्टर जो है खत्म हो गया है और आपके मंथली एग्जाम में यहीं तक आने वाला है। ठीक है बच्चों, इसके आप कन्वर्जन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।